मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। प्रश्न, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है? उत्तर, पृष्ठभूमि। 1. नौकरशाही शब्द का आविष्कार 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्नी ने किया था। 2. नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो, जिसका अर्थ होता है मेज, और ग्रीक भाषा के क्रेसी, जिसका अर्थ होता है शासन, से मिलकर बना है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य मेज का शासन या मेज सरकार से है। 3. नौकरशाही को कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र या लाल फीताशाही भी कहते हैं। 4. नौकरशाही के बारे में मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, लॉराट, रिज्जी, वनहम, मिलोवन, पिलास, मैक्स सबैकेटमैन, जेसिक, कुरुन, मैक्स वेबर आदि ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। 5. सभी सिद्धांतों में वेबर का सिद्धांत अधिक तर्कपूर्ण व व्यवस्थित है। इसी कारण नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर से ही प्रारंभ माना जाता है। 6. प्रारंभ में वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह इतना लचीला बन गया कि उसे आदर्श सिद्धांत की संज्ञा दी गई। 7. बीते कई सालों से नौकरशाही की कड़ी आलोचना हो रही है। कई व्यक्ति इसे नकारात्मक संदर्भ में देखते हैं। 8. स्पष्ट कमियों और उजागर बुराइयों के बावजूद कोई भी सरकारी, सार्वजनिक या निजी संगठन नौकरशाही ढांचे के बिना नहीं चल पाया है। 9. वेबर ने अपना यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के कठोरता के कारण विकसित किया और धीरे धीरे यह सिद्धांत विकासशील देशों में अधिक लोकप्रिय होता गया। 10. मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी तथा पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। 11. मैक्स वेबर ने इन पुस्तकों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप में नौकरशाही का अलग सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। उसका नौकरशाही का सिद्धांत इन पुस्तकों में शक्ति, प्रभुत्व तथा सत्ता पर दिए गए विचारों में विद्यमान है। 12. वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण वैधता के आधार पर किया और इसी आधार पर संगठनों का भी वर्गीकरण किया। 13. वास्तव में मैक्स वेबर का यह सिद्धांत सत्ता या प्रभुत्व के सिद्धांत पर ही आधारित है। उसने वैधानिक सत्ता को ही नौकरशाही माना है। विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही ही संगठन का सबसे अच्छा रूप है। इस प्रकार उसने नौकरशाही का प्रयोग एक निश्चित प्रकार के प्रशासनिक संगठन को बताने के लिए किया है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं। 1. नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं। यहाँ कार्य योग्यता, अधिकार व उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय अपने ऊपर के कार्यालय के नियंत्रण व देखरेख में होता है। 2. सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है, जिसके चलते उनमें व्यावसायिक योग्यता होती है। वे अपने संबंधों, खर्चों व अन्य चीजों को लेकर दूसरों के साथ औपचारिक तरीके से व्यवहार करते हैं। साथ ही उनकी आमदनी में स्थायित्व होता है और उन्हें उन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। 3. किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्य व अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रशासित होती है, जो लिखित, तार्किक व वैयक्तिक होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन नियमों का पालन स्वेच्छाचारिता को रोकता है और कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है। 4. किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय कर दी जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं की जाती है। 5. नौकरशाह संगठन के संसाधनों को निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आधिकारिक कर व निजी आमदनी पूरी तरह से अलग होती है। 6. लिखित दस्तावेज वेबेरियन नौकरशाही के केंद्र में है। सभी प्रशासनिक कार्य, निर्णय और नियम लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये दस्तावेज प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। 7. नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। 1. यह नौकरशाही स्पष्ट श्रम विभाजन पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को कुछ निश्चित उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और विधिक,
सत्ता की शक्ति भी दी जाती है। 2. इस नौकरशाही में कार्य करने की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होती है। 3. इसमें कर्मचारियों को पद सोपानों में बांट दिया जाता है। आदेश की एकता के सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए इसमें आदेश ऊपर से नीचे आते हैं और संगठन एक पिरामिड की तरह होता है। 4. इसमें कार्यों के निष्पादन के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था होती है। इसमें व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाता है जिसमें वह दक्ष होता है। 5. इसमें पद के लिए योग्यताएं निर्धारित रहती है। इसमें उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो पद हेतु निर्धारित योग्यता व दक्षता रखते हैं। 6. इसमें कर्मचारियों का वेतन पदसोपान में उनके स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर तय किया जाता है। 7. यह नौकरशाही अनौपचारिक संबंधों की बजाय औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। 8. इसमें निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की बजाय औचित्य के आधार पर नियमों की परिधि में रहकर ही लिए जाते हैं। 9. इसमें संगठन के निर्णयों और गतिविधियों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कार्य में फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 10. इसमें कार्य अनुशासन पर जोर दिया जाता है। 11. इसमें कर्मचारी तथा उसके कार्यालय में भेद किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेबर की नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा अमानवीय संबंधों पर आधारित है। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक यंत्र के रूप में कार्य करती है। पश्चिमी औद्योगिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफी हद तक नौकरशाही के इसी सिद्धांत पर आधारित है। वेबर नौकरशाही को ऐसे समाज का हिस्सा मानते हैं जो जटिल श्रम विभाजन, केंद्रित प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था पर बना होता है। यदि बाकी सभी शर्तें समान रहें तो तकनीकी दृष्टि से नौकरशाही सदा ही विवेकशील प्रकार की होने के कारण जन समूह प्रशासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से अनिवार्य होती है। नौकरशाही के नकारात्मक परिणाम। 1. नौकरशाही में कर्मचारी औपचारिक नियमों व अपने पद के दायित्वों से बंधे होते हैं जिससे उनकी निजी रचनात्मकता, सूझबूझ एवं पहल करने के साहस जैसी शक्तियों का गला घुट जाता है। अर्थात व्यक्ति केवल एक कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के बारे में सोचने लगता है और वह एक नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंसा रहता है। 2. नियमों एवं विधियों की अवैयक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को जन्म दे सकती है जो अपने सीमित कार्यक्षेत्र में सिमटे समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाएं। यह भी संभावना हो सकती है कि नियमावली व प्रक्रिया ही उनके लिए साध्य बन जाए। इस संबंध में वेबर का कहना है कि दफ्तरी आचरण की अवैयक्तिकता की प्रवृत्ति आत्मविहीन विशेषज्ञों को जन्म देने की होती है। 3. नौकरशाही में अधिकारी जनता से दूर बड़े बड़े भवनों में काम करते हैं जिससे वे शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के आदी हो जाते हैं। इसलिए वेबर का कहना है कि हम जानबूझकर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे व्यवस्था या शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और यदि एक क्षण के लिए भी यह व्यवस्था नष्ट हो जाए तो हम घबरा जाते हैं तथा खुद को निस्सहाय समझने लगते हैं। 4. वेबर का मानना है कि युक्तिकरण या तार्किकता रेशनलाइजेशन की एक प्रमुख अभिव्यक्ति नौकरशाही है जो कि वस्तुतः अतार्किक है। तार्किकता हमें उन परम प्राथमिक मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस तरह से हम वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के नकारात्मक परिणामों से भी परिचित होते हैं। इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वेबर नौकरशाही के अंधपुजारी नहीं थे, जैसा कि कुछ लोग उन्हें समझने की भूल करते हैं। आलोचना के आधार। 1. मार्क्सवादियों की दृष्टि में वेबर का सिद्धांत समाज पर पूंजीवादी प्रभुत्व को उचित मानता है। 2. उनका तर्क है कि वेबर के तथाकथित इतिहास का दर्शन का इरादा सत्ता को विधिसंगत बनाना था और वर्ग संघर्ष को केवल शक्ति की राजनीति का रूप देना था। 3. यह सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अपूर्ण है। यह बाहर से व्यवस्थित और अनुशासित दिखाई देने पर भी अंदर से शक्ति के लिए सर्वत्र फैले हुए संघर्ष की वास्तविकता पर ही आधारित है। 4. अनौपचारिक संबंधों पर आधारित होने के कारण यह संगठन के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है। 5. आदर्श शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए करना वेबर की मूर्खता ही है। यदि ध्यान से देखा जाए तो नौकरशाही, सत्तावादी मनोवृत्ति, एवं श्रेष्ठता की भावना,
अमानवीय व रूढ़िवादिता, लालफीताशाही आदि प्रवृत्तियों के कारण घृणास्पद अवधारणा बन जाती है। इसलिए इसके लिए आदर्श शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। 6. संगठन की कार्यकुशलता में आदर्श रूप की बजाय कर्मचारियों के तकनीकी स्तर, संगठन के बच्चों, लोक सेवकों व कर्मचारियों के मधुर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 7. यद्यपि यह नौकरशाही विकासशील देशों में प्रचलित अवश्य है, लेकिन इससे वहां की तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का नाम एक तरह से नौकरशाही के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समाज विज्ञान के जिन विद्वानों ने नौकरशाही की अवधारणा को बताने का प्रयास किया है, उनमें वेबर का स्थान अद्वितीय है। अनेक विद्वानों ने नौकरशाही की कड़ी आलोचना की है, किंतु इसके बावजूद न तो हम इस व्यवस्था को छोड़ पाए हैं और न ही संगठन के कार्य संपादन के लिए कोई दूसरा विकल्प ही प्रस्तुत कर पाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि नौकरशाही में कुछ गुण अंतर्निहित है। वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत एक अपूर्ण व अव्यवहारिक औजार है जिसका सफल प्रयोग विकासशील देशों में नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी विकसित पूंजीवादी देशों की नौकरशाही में तो इस सिद्धांत के सभी लक्षण अवश्य मिल जाते हैं। इसलिए अन्य सभी सिद्धांतों से यह सिद्धांत अधिक प्रासंगिक है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.